एग्जाम की तैयारी कर रहे मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका जागरण जोश पर। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही दो ऐसे स्तंभ होते हैं जिन पर नागरिकों का भरोसा टिका होता है। और आज भारत में इन दोनों को सुनिश्चित करने वाला सबसे शक्तिशाली कानूनी हथियार है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। मगर इस अधिनियम को वास्तविक शक्ति कौन देता है? वह सर्वोच्च प्राधिकारी कौन है जो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही ठहराता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सूचना आयोग और इसके प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के चयन को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। चयन समिति की बैठकों में असहमति नोट दर्ज कर दिए गए हैं, जिससे इस पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के लिए यह सिर्फ करंट अफेयर्स का विषय नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक संस्थानों की कार्यप्रणाली, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों को समझने का एक केस स्टडी है। आज के इस विशेष अंक में हम सीआईसी से जुड़े हर पहलू को सिविल एग्जाम्स के नजरिए से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीआईसी का इतिहास क्या है, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इस सांविधिक निकाय की स्थापना क्यों और कैसे हुई। इसके बाद इसकी चयन प्रक्रिया पर बात करेंगे, जैसे कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री वाली समिति की भूमिका क्या है और इस प्रक्रिया में विवाद क्यों उत्पन्न होते हैं, और फिर इस बॉडी की शक्तियां और कार्य, जैसे कि एक सिविल कोर्ट के समान शक्तियां रखते हुए सीआईसी किन मामलों में जुर्माना लगा सकता है और सरकारी रिकॉर्ड्स की जांच कैसे कर सकता है। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि यह विश्लेषण आपको न केवल परीक्षा में बेहतर स्कोर करने में मदद करेगा, बल्कि भारत की शासन व्यवस्था को एक नए आयाम से समझने का अवसर भी देगा। चलिए शुरू करते हैं सीआईसी के ऐतिहासिक सफर से। पिछले सेगमेंट में हमने केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी से जुड़े हालिया विवाद को समझा, लेकिन किसी भी संस्था की शक्ति और महत्व को समझने के लिए उसके जन्म की कहानी को जानना बेहद जरूरी होता है। तो आज हम भारत के नागरिकों को जानने का अधिकार देने वाला ऐतिहासिक कानून सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और इसके संरक्षक केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के उदय की पूरी कहानी जानेंगे। भारत में लंबे समय तक शासन का आधार एक पुराना कानून रहा, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 यानी द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। यह कानून ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की देन था, जिसका सीधा मकसद था सरकारी जानकारी को गोपनीय रखना। इसका अर्थ था कि नागरिक शायद ही कभी यह जान पाते थे कि उनके टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है या कोई सरकारी निर्णय किस आधार पर लिया गया है। यह गोपनीयता की संस्कृति भारत के लोकतंत्र के मूल सिद्धांत यानी जनता का शासन के विरुद्ध थी। इस गोपनीयता की दीवार को तोड़ने की पहली बड़ी कोशिश हुई 1990 के दशक में, जब राजस्थान में अरुणा रॉय के नेतृत्व में मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी एमकेएसएस ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उनकी मांग सीधी थी, हमारा काम हमारा हिसाब, यानी हमने जो काम किया उसका लेखा जोखा हमें जानने का पूरा अधिकार है। इस नागरिक आंदोलन को न्यायपालिका से भी समर्थन मिला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया कि जानने का अधिकार यानी राइट टू नो दरअसल संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट का यह न्यायिक हस्तक्षेप ही आरटीआई के कानूनी जन्म का आधार बना। नागरिकों की बढ़ती मांग और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट न्यायिक निर्देशों के दबाव के आगे सरकार के लिए गोपनीयता की दीवार को बनाए रखना अब असंभव था। इसी क्रम में साल 2002 में सरकार ने पहले एक कमजोर प्रयास किया, जिसे सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 नाम दिया गया, लेकिन यह कानून कभी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाया। असली ऐतिहासिक मोड़ आया साल 2005 में। आखिरकार 15 जून 2005 को भारत की संसद ने एक क्रांतिकारी कानून सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई एक्ट 2005 पारित कर दिया, जिसने शासन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यह कानून 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में प्रभावी हो गया। इस अधिनियम की रीढ़ की हड्डी और इसके प्रभावी कार्यान्वयन का सर्वोच्च संरक्षक केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी है। आरटीआई अधिनियम की धारा 12 के तहत स्थापित यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि नागरिक आसानी से सरकारी जानकारी प्राप्त कर सकें और यह उन अधिकारियों पर अपील सुनने और कठोर दंड लगाने का अधिकार रखता है जो जानबूझकर सूचना को रोकते हैं।
इस प्रकार सीआईसी का जन्म पारदर्शिता के युग की शुरुआत का प्रतीक बना। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सीआईसी क्यों जरूरी था। आरटीआई अधिनियम को जमीन पर उतारने और लागू करने के लिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली बॉडी की जरूरत थी। इसलिए आरटीआई अधिनियम की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की। सीआईसी एक सांविधिक निकाय है, यानी इसका गठन सीधे संसद द्वारा बनाए गए एक कानून आरटीआई एक्ट के तहत किया गया है। यह इसे संवैधानिक निकायों जैसे चुनाव आयोग से अलग करता है। सीआईसी का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को सरकारी जानकारी आसानी से और समय पर मिल सके। यह सूचना ना देने वाले अधिकारियों के खिलाफ अपील सुनने और दंड लगाने का सर्वोच्च निकाय है। तो संक्षेप में, सीआईसी का इतिहास गोपनीयता से पारदर्शिता की ओर भारत के लोकतंत्र के सफर की कहानी है। यह एक ऐसा निकाय है जिसका जन्म एक सशक्त नागरिक आंदोलन और न्यायिक सक्रियता से हुआ है और यह सुनिश्चित करता है कि जनता मालिक है। यह सिद्धांत केवल किताबों में ना रहे बल्कि जमीन पर सच हो। पिछले सेगमेंट में हमने सीआईसी के ऐतिहासिक उदय को समझा, जिसने हमें जानने का अधिकार दिया। अब सबसे अहम सवाल, इस सर्वोच्च प्राधिकारी को नियुक्त कौन करता है और क्यों यह प्रक्रिया हर बार विवादों के घेरे में आती है। केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी सीआईसी का पद इतना शक्तिशाली है कि इसकी नियुक्ति को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए आरटीआई अधिनियम में एक विशेष उच्च शक्ति चयन समिति यानी हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 12(3) के तहत यह समिति एक त्रिकोण पर आधारित है। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, दूसरे सदस्य होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और तीसरे सदस्य होते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यानी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसे प्रधानमंत्री स्वयं नामित करते हैं। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि देश के सबसे शक्तिशाली पारदर्शिता निकाय के प्रमुख का चयन सर्वसम्मति और निष्पक्षता के साथ हो। लेकिन जैसा कि हमने देखा, अक्सर इस प्रक्रिया में विवाद की जड़ें छिपी होती है। जरा इस चयन नीति की संरचना पर एक बार फिर विचार कीजिए। एक तरफ सत्ता पक्ष का शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा। यह व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से यह सुनिश्चित करती है कि नियुक्ति केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि सर्वसम्मति और निष्पक्षता के आधार पर हो। अब बात करते हैं कि यह प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम करती है। जरा इस चयन समिति की संरचना को एक बार फिर विचार कीजिए। एक तरफ सत्ता पक्ष का शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा। यह व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से यह सुनिश्चित करती है कि नियुक्ति केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि सर्वसम्मति और निष्पक्षता के आधार पर हो। अब बात करते हैं कि यह प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम करती है। हालांकि यह बैठकें गुप्त होती है, इसके चरण एकदम स्पष्ट हैं। पहला कदम है आवेदन। सबसे पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षक विभाग यानी डीओपीटी जो नोडल एजेंसी है, वह सार्वजनिक रूप से योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। दूसरा कदम है छंटनी। इसके बाद आवेदन पत्रों की विशाल संख्या में से जो योग्य नामों का छांटने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाता है। यह समिति ही वह फिल्टर है जो सबसे योग्य उम्मीदवारों की एक छोटी सूची तैयार करती है। इसके बाद यह छोटी सूची अंतिम निर्णय के लिए सीधे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति चयन समिति के समक्ष रखी जाती है। समिति सदस्यों के बीच गहन विचार विमर्श होता है और वे आम सहमति या फिर कभी कभी बहुमत के आधार पर एक नाम की सिफारिश करते हैं। इस सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अपनी अंतिम मुहर लगाते हैं और इस प्रकार मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। यह प्रक्रिया बताती है कि सीआईसी का पद कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें देश के शीर्ष राजनीतिक हस्तियों की सहमति आवश्यक होती है। लेकिन क्या यह गोपनीयता और सहमति हमेशा बनी रहती है? पहली नजर में चयन समिति की यह त्रिकोणीय संरचना, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, यह आदर्श लगती है। ऐसा लगता है कि सबकी सहमति में सबसे योग्य व्यक्ति का चुनाव होगा। देखिए, इस पूरी चयन प्रक्रिया में विवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। सबसे पहली समस्या है सर्वसम्मति की कमी। चयन समिति के भीतर ही जब विपक्ष के नेता सरकार के नामों पर असहमति नोट दर्ज करते हैं तो यह सीधा संकेत है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता पर संदेह है। दूसरा बड़ा मुद्दा है मापदंडों में अस्पष्टता। अधिनियम में योग्यता के पैमाने बहुत सामान्य हैं, जैसे सार्वजनिक जीवन का अनुभव। आलोचक कहते हैं कि इस अस्पष्टता का फायदा उठाकर सरकारें अक्सर अपने पसंदीदा व्यक्ति को नियुक्त कर लेती हैं, भले ही वह सबसे योग्य उम्मीदवार ना हो। और तीसरा लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास, सीआईसी जो खुद पूरे देश
से पारदर्शिता की उम्मीद करती है, उसी की चयन समिति की बैठकों के रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किए जाते। यह दिखाता है कि सीआईसी की यह नियुक्ति सिर्फ कागजी काम नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र में संस्थाओं की स्वतंत्रता और शक्ति संतुलन को बनाए रखने की एक बड़ी कसौटी है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीआईसी के रिक्त पदों के लिए बैठक हुई, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार के सुझाए गए कई नामों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अपना औपचारिक असहमति नोट यानी फॉर्मल डिसेंट नोट सौंपा। विपक्ष का तर्क साफ है, समिति में सत्ता पक्ष के 2 सदस्य यानी प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री, जो अक्सर गृह मंत्री अमित शाह ही होते हैं, और विपक्ष का केवल 1 सदस्य होता है, यानी अनुपात 2/1 का है। राहुल गांधी ने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस अनुपात में विपक्ष की आवाज को आसानी से दबा दिया जाता है। इसके अलावा राहुल गांधी ने शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पारदर्शिता, रिकॉर्ड पर और नियुक्तियों में पिछड़े व अल्पसंख्यक समुदायों को कम प्रतिनिधित्व पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। यह टकराव केवल व्यक्तियों का नहीं है, यह सांस्थानिक स्वतंत्रता और शासन में पारदर्शिता के सिद्धांतों को लेकर है। सिविल सेवा अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि सीआईसी की नियुक्ति केवल यह विवाद कार्यपालिका और स्वतंत्र संस्थानों के बीच के नाजुक शक्ति संतुलन को दर्शाता है। हमने केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के इतिहास और विवादित चयन प्रक्रिया को समझा। अब इस संस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जो इसे भारतीय लोकतंत्र का एक शक्तिशाली प्रहरी बनाता है, उस पर बात करते हैं। सीआईसी की शक्तियां और कार्य। यह केवल एक अपील सुनने वाला निकाय नहीं है, इसके पास एक सिविल कोर्ट के समान अधिकार है, जो इसे सरकारी तंत्र पर नकेल कसने की बेजोड़ क्षमता प्रदान करता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 18 और धारा 19 के तहत सीआईसी के कुछ मामलों में वही शक्तियां प्राप्त हैं जो दीवानी न्यायालय को प्राप्त होती हैं। इसका मतलब है कि सीआईसी किसी भी व्यक्ति को आयोग के सामने हाजिर होने के लिए समन जारी कर सकता है, भले ही वह व्यक्ति कोई भी सरकारी अधिकारी क्यों न हो। वह सरकारी प्राधिकरणों से किसी भी दस्तावेज या रिकॉर्ड को मांगने और प्रस्तुत करने के लिए मजबूर कर सकता है। सीआईसी शपथ पत्र यानी एफिडेविट पर मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, और तो और आयोग किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की जांच कर सकता है, और ये रिकॉर्ड आयोग को सुनवाई के दौरान सौंपे जाने चाहिए। यह शक्ति सीआईसी को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देती है कि कोई भी सरकारी अधिकारी जानकारी छिपाने के लिए केवल फाइल खो गई या रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जैसे बहाने बनाकर बच न सके। सीआईसी की निर्णायक भूमिका 2 मुख्य मोर्चों पर चलती है। पहला है शिकायतें, जो आरटीआई अधिनियम की धारा 18 के तहत सीधे आयोग द्वारा सुनी जाती है। ये शिकायतें तब की जाती है जब नागरिक को जानकारी नहीं मिली होती, बल्कि जानकारी मांगने की प्रक्रिया ही बाधित हो जाती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपीलें, जो धारा 19 के तहत आती हैं। यदि किसी नागरिक को 30 दिनों के भीतर पीआईओ से संतोषजनक जानकारी नहीं मिलती है, तो वह पहले अपीलीय प्राधिकारी यानी एफएए के पास जाता है। एफएए के फैसले से भी संतुष्ट न होने पर नागरिक सीआईसी के पास दूसरी और अंतिम अपील यानी सेकंड एंड फाइनल अपील दायर करता है। यह सीआईसी द्वारा दिया गया फैसला अंतिम और संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण पर बाध्यकारी होता है, जो इसे भारतीय प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला एक शक्तिशाली नियामक बनाता है। सीआईसी को जो शक्ति सबसे अधिक प्रभावी और निर्णायक बनाती है, वह है कठोर दंड लगाने की शक्ति। सीआईसी आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के तहत उन सार्वजनिक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ पर जुर्माना लगा सकता है जो जानबूझकर नागरिकों को जानकारी देने में बाधा डालते हैं। जुर्माने की राशि भी काफी कठोर है। यदि पीआईओ ने बिना किसी उचित कारण के जानकारी देने में देरी की हो, तो सीआईसी उन पर प्रतिदिन 250 का जुर्माना लगा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 तक हो सकती है। यह जुर्माना सीधे दोषी पीआईओ के वेतन से काटा जाता है, जिसका सीधा उद्देश्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाना है। इसके अलावा आयोग के पास यह सिफारिश करने की भी शक्ति है कि सूचना न देने वाले या गलत सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। यही वह वित्तीय और प्रशासनिक दंड है जो सीआईसी को सरकारी तंत्र में जवाबदेही लागू करने वाला एक शक्तिशाली प्रहरी बनाता है। सीआईसी का कार्यक्षेत्र केवल जुर्माना लगाने या अपील सुनने तक ही सीमित नहीं है। इसकी शक्तियां इससे कहीं अधिक व्यापक और सुधारात्मक हैं। इन मुख्य शक्तियों के अलावा सीआईसी निम्नलिखित कार्य भी करते हैं। पहला, यह याचिकाकर्ता को हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने का आदेश सरकारी प्राधिकरण को दे सकते हैं। दूसरा, यह आयोग समय समय पर सरकारी विभागों को रिकॉर्ड में रखरखाव और सुओ मोटो डिस्क्लोजर में सुधार के लिए कदम उठाने की सिफारिश भी करता है, यानी विभागों को वह जानकारी खुद ही सार्वजनिक कर देनी चाहिए जिसके लिए यह आरटीआई की आवश्यकता ही ना पड़े।
एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के रूप में यह जानना महत्वपूर्ण है कि सीआईसी का कार्यक्षेत्र केवल आरटीआई आवेदनों तक सीमित नहीं होता। यह सरकारी तंत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला एक प्रभावी चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। सीआईसी की सिविल कोर्ट के समान शक्तियां ही इसे भारत के प्रशासन में जवाबदेही का सबसे बड़ा संस्थान बनाती हैं। पिछले सेगमेंट में हमने समझा कि केंद्रीय सूचना आयोग एक संस्थान के तौर पर क्या कर सकता है, लेकिन अब समय यह जानने का है कि इस पहरेदार संस्थान का मुखिया यानी मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर असल में कितने शक्तिशाली होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त पूरी संस्थान के मुखिया के तौर पर काम करते हैं। उनका काम है केंद्रीय सूचना आयोग के रोजमर्रा के कामकाज की देखरेख करना, सही मार्गदर्शन देना और पूरे प्रबंधन को संभालना। इसके अलावा वे ही यह तय करते हैं कि आयोग के अन्य सूचना आयुक्त यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कौन से सरकारी विभाग या संगठन से संबंधित अपीलों और शिकायतें सुनेंगे, जिससे कार्य का उचित बंटवारा और व्यवस्था बनी रहती है। सीआईसी आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों और अपीलों पर सुनवाई करते हैं। यदि किसी नागरिक को सूचना नहीं मिली या देरी से मिली या गलत जानकारी मिली है तो वह पहले अपील अधिकारी यानी FAA के पास जाता है। अगर वहां भी काम ना बने तो सीआईसी दूसरी अपील सुनकर अंतिम फैसला देते हैं। इसके अलावा जब सीआईसी किसी मामले की जांच करते हैं तो उन्हें सिविल कोर्ट की तरह ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसका मतलब है कि वह किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बुला सकते हैं, शपथ दिला सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज या रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे किसी भी सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड की जांच करवा सकते हैं। सीआईसी के पास सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है दंड लगाने की। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यानी PIO बिना किसी उचित कारण के जानबूझकर सूचना देने में देरी करता है या मना करता है तो सीआईसी उस अधिकारी पर प्रतिदिन 250 का जुर्माना लगा सकते हैं, जो अधिकतम 25,000 तक हो सकता है। साथ ही वे सार्वजनिक प्राधिकरण को यह आदेश भी दे सकते हैं कि वह शिकायतकर्ता को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दें। सीआईसी केवल जुर्माना नहीं लगाते, वे सुधार के आदेश भी देते हैं। वे सार्वजनिक प्राधिकरणों यानी सरकारी विभागों को यह निर्देश दे सकते हैं कि वे अपने रिकॉर्ड को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करें ताकि भविष्य में नागरिकों को आसानी से जानकारी मिल सके। वे सूचना देने के तरीकों में सुधार लाने के लिए आवश्यक बदलावों की सिफारिश भी कर सकते हैं। ये सभी शक्तियां मिलकर सुनिश्चित करती हैं कि सूचना का अधिकार कानून जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू हो सके। तो आज हमने केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के ऐतिहासिक उदय से लेकर इसकी कठोर शक्तियों तक हर पहलू को गहराई से विश्लेषण किया। हमने देखा कि कैसे शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की गोपनीयता की संस्कृति को तोड़कर आरटीआई अधिनियम 2005 ने भारत में पारदर्शिता का युग स्थापित किया और सीआईसी को सिविल कोर्ट के समान शक्तियां देकर इसका सर्वोच्च संरक्षक बनाया। हमने यह भी समझा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में विपक्ष के असहमति नोट विवाद क्यों पैदा करते हैं और संस्थान की स्वतंत्रता पर सवाल क्यों उठाते हैं। एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के रूप में आपके लिए सीआईसी केवल एक प्रशासनिक निकाय नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा मजबूत स्तंभ है जो शासन में जवाबदेही और समानता सुनिश्चित करता है। भविष्य में जब आप नीति निर्माण और प्रशासन का हिस्सा बनेंगे तो आपको यह शक्ति और इसका महत्व हमेशा याद रखना होगा। आज के जटिल प्रशासनिक चुनौतियों को समझने के लिए आरटीआई अधिनियम और सीआईसी की कार्यप्रणाली पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।